Assalamualaikum class. The topic that you are going to discuss today is project time management, and this is your course teacher, Ms. Ikra Iqbal from Division of Science and Technology. So, what's the importance of project schedule, or why do we do project time management? So, managers often cite delivering projects on time as one of their biggest challenge. अब ये इम्पॉर्टेंट है टाइम शेड्यूलिंग इम्पॉर्टेंट है या शेड्यूल्स मेंटेन करना टाइम मेंटेन करना मैनेज करना इम्पॉर्टेंट है इसकी रीज़न यही है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली एंड तभी हो सकता है जब वो अपनी गिवन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हो दूसरा वो अपने गिवन टाइम के अकॉर्डिंग हो और गिवन बजट के ऊपर पूरा करता है तो ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कंप्लीशन की एक निशानी है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो टाइमली एंड हो रहा है 50% of IT projects were challenged in 2003. Charles study and their average time overrun increased to 82% from a low of 63% in 2000. अब ये इन्होंने एक रिसर्च वर्क दिया हुआ है एक लिटरेचर रिव्यू दिया हुआ है जिसकी आपको जो प्रॉपर साइटेशन है वो नीचे दिख रही होगी Standish Group latest Standish Group Charles report shows project success rates have improved by 50%. यहाँ से ली गई ये रेशो है जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि 2003 के अंदर जो आपका एवरेज टाइम ओवर आना है वो बेहतर हो गया है कंपैरेटिवली 2000 के क्यों बेहतर हो गया है बिकॉज नाउ यू हैव स्टार्टेड डूइंग प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट Schedule issues are the main reason for conflicts on projects, especially during the second half of projects. ज़्यादातर आपके स्केड्यूल्स के मसले कब आते हैं या ये कॉन्फ्लिक्ट्स कब आते हैं जब आपका प्रोजेक्ट फर्स्ट हाफ से निकल चुका होता है अब रीज़न ये है या इसके ऊपर रिसर्च ये कहती है कि अगर आपके पास एक्सटेंडेड टाइम हो तो आपके प्रोजेक्ट टीम जो है वो उस एक्सटेंडेड टाइम को समहाउ दी अदर केटर करना ही चाहते हैं दे वांट देयर टाइम टू बी फिल्ड जो भी टाइम है एक्सटेंडेड है एक्स्ट्रा टाइम है तो नाउ दिस इज़ द ह्यूमन नेचर और दिस इज़ द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट टीम के अर्ली स्टार्ट मुश्किल है लेकिन जो गिवन टाइम है उसके ऊपर जो है अर्ली फिनिश देना इज़ क्वाइट कंफर्टेबल कि आप अपने गिवन टाइम के ऊपर काम जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं ये फिर भी कुछ एक्सेप्टेड सिनेरियो है लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपका प्रोजेक्ट टाइम फिनिश हो जाए लेकिन आपका प्रोजेक्ट जो है वो फिनिश ना हो तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल सिनेरियो Time has the least amount of flexibility. It passes no matter what happens on a project. अब time is the thing, as you all know, that it has to be passed. Whether your project is going smooth or whether your project is not going smooth. Time गुजर जाएगा जो भी schedule time है उसके according अगर project कंप्लीट हो गया तो इट्स फाइन और अगर कंप्लीट ना हुआ तो भी टाइम जो गिवन टाइम है वो हो जाएगा वो पास कर जाएगा whether it's a week whether it's a month or whether it's a year so you should have to be scheduled or you should have to schedule your things according to the given times now what are the parameters of project time management first thing first is activity definition. Now, what is activity? Activity can be any task or any identifying the specific activities that the project team members and stakeholders must perform to produce the project deliverable. Activity कोई भी एक काम है जो कि आपने perform करना है अपने एक deliverable को अपने एक final जो आपका टास्क है उसको कंप्लीट करने के लिए आपके वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर जो आपका एक फाइनल डिलीवरेबल जिसको वर्क टास्क बोलते हैं एक माइलस्टोन है उसको अचीव करने के लिए तो कोई भी एक जो आपने फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है दैट इज़ योर एक्टिविटी एंड दैट एक्टिविटी हैज़ टू बी डन विद इन द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम अगली चीज़ है एक्टिविटी सीक्वेंसिंग नाउ व्हाट इज एक्टिविटी सीक्वेंसिंग as the word itself elaborates that activity is any given task and what would be activity sequencing the sequence or the connection between two or more than two activities what comes first and what comes last is basically the sequence so identifying and documenting the relationship between project activities the same thing that I've already told you that which activity connects to which activity or which activity depends on another activity. This dependency makes the sequence of your activities. Third thing is activity resource estimating. Which kind of activity take which kind of resource? Now resources are many. अगर आप IT projects की ही बात करें
तो हमारे पास रिसोर्सेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर और कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर ऑल्सो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी फंक्शनैलिटी या कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो एक स्पेसिफिक गिवन टाइम के ऊपर एक रिसोर्स को ऑक्यूपाई कर रही है, और अगर वो रिसोर्स उस टाइम पर वेकेंट है तो फिर कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसको आप उस रिसोर्स को दे सकते हैं, ताकि एक्टिविटी का टाइम भी जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो, और दूसरा ये कि जो रिसोर्स वेकेंट पड़ा है उसको भी यूटिलाइज किया जा सके। यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट ले सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का, जहाँ पर आप लोग पढ़ते हैं डेडलॉक्स की सिचुएशन को, कि आपका प्रोसेसर जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस को, डिफरेंट रिसोर्सेज को होल्ड कराए हुए होता है, और एज सुन एज आपका कोई एक प्रोसेस किसी एक रिसोर्स को छोड़ता है तो साथ ही किसी दूसरे प्रोसेस को उस रिसोर्स की ज़रूरत पड़ जाती है। और अगर ऐसा हो कि एक प्रोसेस एक रिसोर्स ने होल्ड किया हुआ है, एक रिसोर्स एक प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है, और वो प्रोसेस किसी दूसरे रिसोर्स का वेट कर रहा है बाय होल्डिंग द फर्स्ट रिसोर्स, और जो कि दूसरा रिसोर्स जिसका वो वेट कर रहा है वो भी किसी प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है किसी तीसरे रिसोर्स के वेट पे, तो ऐसी सिचुएशंस में आपने पढ़ा है कि हम इस सिचुएशन को बोलते हैं डेडलॉक। तो इस सिचुएशन से या इस डेडलॉक के कॉन्सेप्ट से भी आप समझ सकते हैं कि एक्टिविटीज़ या प्रोसेसेस तो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उन प्रोसेसेस को किन रिसोर्सेज को रन टाइम पर इस्तेमाल करने के लिए देना है वो चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। तो रिसोर्स एस्टिमेशन इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। Estimating how many resources a project team should use to perform project activities. अब कौन से एक्टिविटी को किनसे कौन से रिसोर्सेज ने यूज़ करना है, कितने एस्टिमेट टाइम पे करना है, इस चीज़ को मैनेज करना एक्टिविटी रिसोर्स एस्टिमेशन कहलाता है। फोर्थ थिंग इज एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेशन। रिसोर्सेज अगर ऑक्यूपाई हो गए, टास्क परफॉर्म हो गया, तो वो रिसोर्सेज कितने टाइम के लिए आपने ऑक्यूपाई किए हैं, या वो टास्क जो आपने परफॉर्म किया है वो कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आपने परफॉर्म किया है, ये टाइम शेड्यूलिंग जो है ये आपकी एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेशन का पार्ट बनती है। Estimating the number of work periods that are needed to complete individual activity. कितना टाइम, कितना अमाउंट ऑफ टाइम फ्रेम चाहिए किसी एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज समथिंग नोन एज एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेशन। नेक्स्ट थिंग इज स्केड्यूल डेवलपमेंट। अगर आप लोग गौर करें तो ऊपर की 3-4 डेफिनेशन के अंदर हम लोगों ने एक्टिविटी, एक्टिविटी रिसोर्सेज, एक्टिविटी सीक्वेंसिंग और एक्टिविटी ड्यूरेशन की बात की है। अगर हम इन तमाम चीज़ों को कंपाइल करने की कोशिश करें तो आपके पास एक कंप्लीट स्केड्यूल बिल्ड हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट का। तो schedule development is analyzing activity sequences, activity resource estimate, and activity duration estimate to create the project schedule. The same thing that I have already told you कि ऊपर वाली सारी चीज़ों को अगर आप कंबाइन कर दें तो उसको कंबाइन करने के बाद जो चीज़ आपके पास बिल्ट होगी उसको हम क्या कहते हैं, आपका प्रोजेक्ट का स्केड्यूल। तो प्रोजेक्ट का स्केड्यूल किस चीज़ से बनता है, अगर आप किसी भी तरह से स्केड्यूल करने की कोशिश करें, जैसे अगर आप गैंट चार्ट्स पढ़ते आए हैं, गैंट चार्ट्स के जरिए भी अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स को स्केड्यूल करने की कोशिश करें तो वो होते तो डिफरेंट बिट्स एंड चंक्स ही हैं। अब वो किसके बिट्स एंड चंक्स होते हैं, आपके एक्टिविटीज़ के। ये वाली एक्टिविटी इतने टाइम पे, इतने हफ्तों में, इतने महीनों में ख़त्म हो जाएगी, ये एक्टिविटी इतने टाइम पे, इतने महीनों में ख़त्म हो जाएगी, और इस तरह करते करते सारी एक्टिविटीज़ जब कंबाइन हो जाएंगी तो आपका पूरा प्रोजेक्ट इतने टाइम पे, इतने हफ्तों में, इतने महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज समथिंग नोन एज योर स्केड्यूल। आखिरी चीज़ जो यहाँ पे मेंशन की हुई है वो है स्केड्यूल कंट्रोल। अगर आपने स्केड्यूल डेवलप कर लिया है तो आप स्केड्यूल को कंट्रोल किस तरह से करेंगे। कंट्रोल करना आपने पहले अपने स्कोप मैनेजमेंट के अंदर भी पढ़ा था कि स्कोप को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है, अदरवाइज क्या होगा, वेरिएंसेस आ जाएंगे। वेरिएंसेस क्या थे आप लोगों ने जो पढ़े थे, कि आपका जो एक्चुअल स्कोप है और जो आपका अब करंट स्कोप चल रहा है, इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है वो वेरिएंस है। ये वेरिएंस कब पता चलता है, जब आप अपने एक्टिविटीज, आप अपने प्रोजेक्ट के स्केड्यूल को, स्कोप को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर आप टाइम की बात करें तो वहाँ पर आपको स्केड्यूल कंट्रोल करना पड़ता है। स्कोप में आपको स्कोप कंट्रोल करना पड़ रहा था कि आपका स्कोप इतना वास्ट या इतना नैरो ना हो जाए कि प्रोजेक्ट की असल रूह ही ज़ाया हो जाए। तो उस चीज़ को होल्ड डाउन करते हुए, उस चीज़ को मेनटेन करते हुए आपने अपने टाइम को भी मैनेज करना है। And controlling and managing changes to the project schedule is something known as schedule control. ये schedule एक्सेल भी किया जा सकता है, एक्सटेंड भी किया जा सकता है, और ये schedule को नैरो डाउन भी किया जा सकता है।
ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपका जो एंड यूज़र है या जो आपका स्टेक होल्डर है वो आपको कितना टाइम फ्रेम दे रहा है और क्या वो आपको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स भी दे रहा है। लाइक अगर आप कहते हैं कि आपका एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपके स्कोप के अकॉर्डिंग आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, लेकिन मीनवाइल आपका स्पॉन्सर या जो आपका स्टेक होल्डर है वो आपको मजीद कुछ रिक्वायरमेंट जो है वो ऐड ऑन करा देता है, तो क्या आप उसके साथ साथ अपने टाइम शेड्यूल को भी इंक्रीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो अनरियलिस्टिक हो रहा है, अनरियलिस्टिक हो रहा है तो चीज़ें एट द एंड फाइनल नहीं होंगी और उस तरह से परफेक्टली परफॉर्म नहीं हो सकेंगी जैसे इनको हो जाना चाहिए। तो स्केड्यूल कंट्रोल के अंदर सिर्फ ये नहीं देखना आपने कि आप अपने गिवन टाइम फ्रेम के अंदर चीज़ों को कंप्लीट या कॉम्पनसेट कर रहे हैं, बल्कि ये भी देखना है कि अगर टाइम के साथ साथ बाकी चीज़ें भी बढ़ रही हैं या घट रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम भी मैनेज करना है, दैट कैन बी एक्सटेंडेड एंड दैट कैन बी नैरोड डाउन टू। अब एक्टिविटी डेफिनेशन इन्होंने थोड़ी डिटेल दे दी है जो कि आपने पिछली स्लाइड के अंदर भी पढ़ी है। यहाँ पर उसने आपको क्या कहा है, वो कह रहा है कि एन एक्टिविटी और टास्क, एन एक्टिविटी or task is an element of work normally found on the WBS। अब WBS एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों ने पहले अभी स्कोप के अंदर भी पढ़ी थी। WBS में आप लोगों ने पढ़ा था कि आपके पास टॉप डाउन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हो सकता है, टॉप डाउन था, देन आपने पढ़ा था बॉटम अप हो सकता है, देन आप लोगों ने पढ़ा था माइंड मैपिंग हो सकती है। तो बहुत सारी तरह के वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। अब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है वो आपको बताया था मैंने पहले भी कि जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का जो सबसे लीफ नोड होता है वो लीफ नोड जो है वो आपका एक्चुअल टास्क होता है परफॉर्म करने के लिए। अगर आपके पास इस फर्दर लेवल के ऊपर और मज़ीद कोई और एक्टिविटी मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि जो ये लास्ट एक्टिविटी है ये आपका एक सिंगल डिलीवरेबल है जो कि आपने अपने एंड यूज़र को प्रोवाइड करना है एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीशन। सो टास्क क्या होगा, आपके वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर का सबसे आखिरी लेवल जिसको वर्क टास्क भी बोलते हैं, that has an expected duration, a cost and resource requirement। अब आपके वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर वो एक आखिरी एलिमेंट या वो एक आपका वर्क टास्क जो आपने परफॉर्म करना है उसका कोई ना कोई टाइम ड्यूरेशन होगा, उसके ऊपर कोई ना कोई कॉस्ट लगनी होगी और उसको किसी ना किसी रिसोर्स की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। रिसोर्सेज कैन बी योर HRs, रिसोर्सेज कैन बी योर हार्डवेयर, रिसोर्सेज कैन बी योर टूल्स। तो किसी भी तरह के रिसोर्स की फॉर श्योर ज़रूरत पड़ेगी ही ताकि आपकी एक्टिविटी को कंप्लीट किया जा सके। प्रोजेक्ट शेड्यूल्स ग्रो आउट ऑफ द बेसिक डॉक्यूमेंट्स दैट इनिशिएट अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट शेड्यूल जो है वो आपके शुरू हो जाते हैं जैसे ही आपका प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट होता है। शुरू से ही आपने अपने स्केड्यूल को अपने डॉक्यूमेंट का पार्ट बनाना होता है। आप जब प्रपोजल देते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के, जब आप अपने IT या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं तो भी आप प्रपोजल के अंदर एक एक्सपेक्टेड स्केड्यूल दे देते हैं कि ये वाला हमारी एक्टिविटी जो है ये इतने वीक्स के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो आपकी एक्टिविटी नंबर 1 और उस एक्टिविटी नंबर 1 के अंदर जितने भी आपने वीक्स डेज लगाने हैं, जैसे अगर एक्टिविटी नंबर 1 है उसको आप कह रहे हैं कि जनाब मुझे 2 डेज लगेंगे या 2 वीक्स लगेंगे, तो आपने वो साथ के साथ मेंशन कर देना होता है। तो दिस इज समथिंग योर initiation of project and that include different activities, activity number 1, activity number 2 और you can name the activities also। लाइक अगर एक्टिविटी नंबर 1 है और आप उसको कोई नाम देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मेरी एक्टिविटी नंबर 1 है कि मैंने SRS कंप्लीट करनी है, तो SRS को कंप्लीट करने में आप कहते हैं कि मुझे इतने हफ्ते लग जाएंगे, तो वो आपकी एक्टिविटी नंबर 1 के लिए स्केड्यूल गिवन है। द प्रोजेक्ट चार्टर इंक्लूड स्टार्ट एंड एंड डेट्स एंड बजट इन्फॉर्मेशन। प्रोजेक्ट चार्टर के बारे में भी आपको पहले भी बताया जा चुका है। प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर आपके प्रोजेक्ट के एम्स होते हैं, आपके प्रोजेक्ट के गोल्स होते हैं, आपके प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग और एंडिंग डेट्स होती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके प्रोजेक्ट चार्टर का पार्ट बनती हैं और ये प्रोजेक्ट चार्टर शुरू में ही बना दिया जाता है। तो स्कोप स्टेटमेंट एंड WBS हेल्प डिफाइन व्हाट विल बी डन। स्कोप स्टेटमेंट जो है वो आपको बताती है या आपका WBS जो है वो आपको बताता है कि क्या क्या चीज़ें कब कब की जाएंगी। इफ़ यू रिमेंबर तो आपको बताया गया था कि द आउटपुट ऑफ आवर स्कोप स्टेटमेंट, द आउटपुट ऑफ योर स्कोप स्टेटमेंट वुड बी योर WBS। आपके स्कोप स्टेटमेंट का जो आउटपुट है वो आपका WBS होता है। जब स्कोप स्टेटमेंट बनती है, इनिशियल स्कोप स्टेटमेंट बनती है,
तो उसके बाद जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं स्कोप स्टेटमेंट के, वो बनते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग. Activity definition involves developing a more detailed WBS and supporting explanations to understand all work to be done, so you can develop realistic cost and duration estimate. एक्टिविटी डेफिनेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हो जाती हैं, वो कह रहा है कि इसके अंदर ज़्यादा डिटेल WBS आ जाता है, सपोर्टिंग एक्सप्लेनेशन आ जाती हैं. किस लिए आ जाती हैं? ताकि आपको बताया जा सके कि आपने इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कौन सा काम करना है और आप एक रियलिस्टिक कॉस्ट और ड्यूरेशन एस्टिमेट दे सकें. बार बार रियलिस्टिक के ऊपर फोकस इसलिए किया जाता है कि हम ऑल गुड के सिनेरियोज हमेशा नहीं देखते. हमेशा आपको थोड़े वर्स्ट सिचुएशंस और थोड़े बैड सिनेरियोज के ऊपर भी एक्सपेक्टेशंस देनी होती हैं कि अगर ये चीज़ें इस तरह से ना हो सकी जिस तरह से प्लान है, प्री प्लान सिचुएशन ना चल सकी, तो आपके पास जो प्लान बी है उसके चलने के लिए आपने क्या टाइम, क्या कॉस्ट, क्या रिसोर्सेज ऑक्यूपाई करने हैं, दे शुड हैव टू बी रिटन बिफोर हैंड, ताकि जब सिचुएशन अकर हो तो आपके पास एक सरप्राइज की सिचुएशन ना हो, बल्कि आप उस सिचुएशन को भी बेहतर तरीके से डील कर सकें. नेक्स्ट थिंग इज एक्टिविटी लिस्ट एंड एट्रीब्यूट्स. नाउ आप लोगों ने जब ये देख लिया कि एक्टिविटी क्या चीज़ है, आपको मैंने बता दिया कि एक्टिविटी जो है वो बेसिकली आपका टास्क है जो आपने परफॉर्म करना है. तो आपकी एक्टिविटी लिस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, जो सारे के सारे टास्क आपने परफॉर्म करने हैं, अगर आप उनके एक टेबुलर फॉर्म बना लेंगे जैसे कि आपको पिछली साइड के अंदर बताया गया है, तो आप कह सकते हैं कि ये आपकी एक एक्टिविटी लिस्ट है, एक टेबुलर फॉर्म है. Activity list is a tabulation of activities to be included on a project schedule. The list should include, अब इसके अंदर जो आपका schedule बन गया है या जो आपकी टेबुलर फॉर्म बन गई है वो आपकी एक्टिविटी लिस्ट है. और इस लिस्ट के अंदर क्या क्या कुछ आ जाना चाहिए? एक्टिविटी नेम, एक्टिविटी आइडेंटिफायर दैट इज योर ID ऑफ एक्टिविटी, द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी और द स्पेसिफिक यूनिक नंबर ऑफ दैट एक्टिविटी, दैट वुड बी योर एक्टिविटी आइडेंटिफायर. So a brief description of the activity. The description would be like your WBS dictionary, that is the single activities and the description of that activity. So that would be the part of your activity list. Now what are activity attributes? Provide more information about each activity, such as predecessors, successors, logical relationships, leads and lags, resource requirements, constraints, imposed dates, and assumptions related to the activity. क्या क्या चीज़ें एक्टिविटी एट्रीब्यूट्स का पार्ट बन जाती हैं? आपने ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस की है कि एक्टिविटी लिस्ट जो है वो बेसिकली आपको एक्टिविटी डिपेंडेंसीज के बारे में बताती है. आपके पास जो टोटल स्केड्यूल बन जाता है वो यही होता है कि आपने कौन सी एक्टिविटी को कब और कहाँ पर परफॉर्म करना है. तो एक्टिविटी एट्रीब्यूट्स के अंदर भी यही चीज़ मेंशन हुई हुई है कि आपके एक्टिविटी के प्रीडिसेसर्स कौन से हैं. आपने इस एक्टिविटी, एक एक्टिविटी जो आपने परफॉर्म की है, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की है, यहाँ पे क्या था इस साइड. अगर ये एक्टिविटी नंबर 1 थी तो ये क्या थी, और एक्टिविटी नंबर 2 ये क्या है. तो एक्टिविटी नंबर 2 के एट्रीब्यूट के अंदर क्या होगा? एक्टिविटी नंबर 1 दैट इज इट्स प्रीडिसेसर. इसी तरह से अगर ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म हुई है तो इस एक्टिविटी के बाद अगली एक्टिविटी यानी कि आपकी एक्टिविटी नंबर 3 क्या होगी, तो दैट वुड बी द सक्सेसर ऑफ एक्टिविटी नंबर 2. तो ये आपके पास एक और एट्रीब्यूट आ जाएगा किसका? एक्टिविटी नंबर 2 का, दैट इज योर सक्सेसर. लॉजिकल रिलेशनशिप्स क्या हैं? कौन सी एक्टिविटी किस तरह से डिपेंडेंट है एक एक्टिविटी के ऊपर, वो चीज़ जो है वो आपको आपके एक्टिविटी के लॉजिकल रिलेशनशिप से पता चलेगी. लीड्स एंड लैग्स क्या हैं? क्या चीज़ें हैं जो इससे पहले और क्या चीज़ें हैं जो इसके बाद हो जानी चाहिए, या इस एक्टिविटी की वजह से आपको किस तरह की और चीज़ें हैं जिनको आपने डील करना पड़ सकता है, दैट वुड बी योर लीड्स एंड लैग्स. रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, आपको कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है, दैट इज़ योर रिसोर्स एस्टिमेट ऑल्सो. आपने इसको पहले भी डिस्कस किया है. तो रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी, कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे, मतलब इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए किन किन चीज़ों की लाजमी ज़रूरत है. इम्पोज डेट्स, येट अगेन आपके डेट्स यानी कि आपको स्केड्यूल्स आ जाएंगे, आपकी टाइम मैनेजमेंट आ जाएगी. अजम्पशंस रिलेटेड टू द एक्टिविटी, तो ये एक्टिविटी परफॉर्म होने के बाद की अजम्पशंस क्या हैं, या इस एक्टिविटी के ऊपर अजम्पशंस क्या हैं कि ये एक्टिविटी परफॉर्म होगी तो आपके पूरे प्रोजेक्ट का कितना % पार्ट जो है वो कंप्लीट हो सकता है ड्यू टू दिस एक्टिविटी, बिकॉज ईच एंड एवरी एक्टिविटी इज द सबसेट ऑफ द होल प्रोजेक्ट. तो अगर एक एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं तो उस एक एक्टिविटी की वजह से आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कितना इम्पैक्ट आता है, उसकी कंप्लीशन कितनी ज़्यादा प्रॉपर हो जाती है, ये चीज़ भी जो है ये आपकी एक्टिविटी एट्रीब्यूट से क्लियर हो जाती है. नेक्स्ट थिंग इज माइलस्टोन.
बहुत सारी दफ़ा आपने जिक्र किया है डिलीवरेबल्स का। सो माइलस्टोन्स आर नथिंग मोर दैन डिलीवरेबल्स। क्या है ये कि आपने कौन सी चीज़ कब अचीव की है और इसके अचीव करने से आपके प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के ऊपर कितना इम्पेक्ट आया है, दैट इज़ कि आपने क्या माइलस्टोन अचीव कर लिया है। अ माइलस्टोन इज अ सिग्निफिकेंट इवेंट दैट नॉर्मली हैज़ नो ड्यूरेशन। एक इवेंट है जिसको आपने कंप्लीट करना है और आपने उसकी कंप्लीशन के ऊपर अपना कोई ना कोई एक इम्पैक्ट देना है या एक पॉइंट देना है कि ये एक माइलस्टोन जो है ये अचीव हो गया है। इट ऑफन टेक सेवरल एक्टिविटीज एंड अ लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट अ माइलस्टोन। बहुत सारा वक्त लग सकता है आपके एक माइलस्टोन को कंप्लीट करने के लिए या एक एक्टिविटी को अचीव करने के लिए। आपका माइलस्टोन जो है वो बेसिकली क्या है कि आपके बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो आपने परफॉर्म की हैं, आपने उन एक्टिविटीज़ को जिस भी सीक्वेंस में परफॉर्म किया है और उन एक्टिविटीज़ के परफॉर्म होने की वजह से आपने अगर कोई ना कोई डिलीवरेबल प्रोड्यूस कर लिया है या आपने कोई ना कोई रिजल्ट निकाल लिया है, तो रिजल्ट डिड्यूस कर लिया है, तो दैट वुड बी योर माइलस्टोन। Milestones are useful tools for setting schedule goals and monitoring progress. Milestones क्यों बनाए जाते हैं, milestones क्यों रखे जाते हैं, so that you can schedule your activities accordingly. आप एक माइलस्टोन अचीव कर लेते हैं, आपको अंदाज़ा हो गया कि इतने परसेंट वर्क जो है वो मेरा अब डन है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट माइलस्टोन अचीव, you can say that 6% or 60% of the work has been done. Example include completion and customer sign off on key documents and completion of specific products. एग्जाम्पल्स में उसने क्या क्या कुछ शामिल कर दिया है, कंप्लीशन एंड कस्टमर साइन ऑफ ऑन की डॉक्यूमेंट्स। मतलब आपने की डॉक्यूमेंट जो है वो अपने कंप्लीट कर लिए हैं, कस्टमर ने उसके ऊपर सेटिस्फेक्शन दे दी है, तो आपका इससे मुराद ये है कि आपने अपनी एक माइलस्टोन को अचीव कर लिया। फॉर एग्जांपल एसआरएस की ही बात कर लेते हैं, तो आपने अगर अपना रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लिया तो दैट मीन्स यू हैव अचीव द माइलस्टोन। आपने अपना डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, जिसको सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट एसडीडी बोलते हैं, आपने उसको कंप्लीट कर लिया तो इसका मतलब है यू हैव अचीव द माइलस्टोन। आपने कोड का पार्ट कर लिया, दैट मीन्स यू हैव अचीव द माइलस्टोन। सो जैसे जैसे आप अपने एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करते जाएंगे या सेट ऑफ टास्क को कंप्लीट करते जाएंगे, दैट मीन्स यू हैव अचीव्ड दोज माइलस्टोन्स एंड दोज माइलस्टोन्स विल लीड टू द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। Activity sequencing. As you've already discussed, that activity sequencing is what comes before and what comes after the specific activity. Involves reviewing activities and determining dependencies. आपने कौन सी एक्टिविटी को कब रिव्यू किया है और कौन सी डिपेंडेंसीज हैं इसके अंदर, ये चीज़ जो है ये आपकी सीक्वेंसिंग को बताती है। सीक्वेंसिंग इज नथिंग मोर दैन द सीक्वेंस, द जो तरतीब आपने फॉलो करनी है कि नंबर वन इसको परफॉर्म करेंगे, नंबर टू इसको परफॉर्म करेंगे। और डिपेंडेंसी क्या है? अ डिपेंडेंसी और रिलेशनशिप रिलेट्स टू द सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज और टास्क। आप वही बात आ गई कि कौन सी चीज़ पहले और कौन सी चीज़ बाद में परफॉर्म होगी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरतीब को या इस डिपेंडेंसी को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी अगली आने वाली जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म नहीं हो सकती है। सक्सेस और फेलियर की तो बात ही नहीं है। अगर आपने उसको तरतीब से ही फॉलो नहीं किया, उस लिस्ट को सीक्वेंस पे फॉलो नहीं किया, तो दैट मीन्स आप इसकी कंप्लीशन के ऊपर सक्सेसफुली एंड नहीं दे सकते। You must determine dependencies in order to use critical path analysis. अब ये वाली डिपेंडेंसीज क्यों ज़रूरी है? ताकि आप क्रिटिकल पाथ निकाल सकें। क्रिटिकल पाथ निकालने से क्या हो जाता है, आपको इतनी अंदाज़ा हो जाता है आपके पूरे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन का। तो ये क्रिटिकल पाथ भी उसी सूरत में कैलकुलेट किया जा सकता है जब आपको सीक्वेंसिंग पता चल जाए। सीक्वेंसिंग पता चलेगी, आपको पता चल जाएगा, जैसे आप आगे देखेंगे भी, एक्टिविटी ऑन एरो है, या आपके पास डिफरेंट तरह के जो आपके ड्यूरेशन कैलकुलेट करने के डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, वो सारी की सारी स्ट्रेटजीज़ वर्क ही तब करती हैं जब आपको एक्टिविटी के सीक्वेंस का पता चल जाता है। देन आपको पता चल जाता है कि आपकी एक्टिविटी स्टार्ट कब होगी और फिनिश कब होगी। फिर आपको ये पता चल जाता है कि अगर ये अब फिनिश हो रही है तो अगली एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी और वो कब फिनिश होगी। हर एक्टिविटी की अपनी ड्यूरेशन होती है, प्लस उसकी पिछली और उसकी अगली एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन होती है। तो ये सारी ड्यूरेशन की डिपेंडेंसीज जो हैं ये आपको आपका एक्चुअल टाइम या स्केड्यूल बताती है। 3 टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करती हैं आपके पास। मैंडेटरी डिपेंडेंसीज हैं, डिस्क्रिशनरी डिपेंडेंसीज हैं और एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट इज मैंडेटरी डिपेंडेंसी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिपेंडेंसी ऐसी डिपेंडेंसी है जिससे जान नहीं छुड़ाई जा सकती, ये लाजमी होगी, इसकी कंपल्शन है। Inherent in the nature of the work being performed on a project,
sometimes referred to as hard logic. ऐसी चीज़ जो इनहेरेंट है, ऑलरेडी होनी है, आपके उस प्रोजेक्ट के नेचर का पार्ट है, आप उसको किसी भी तरह से इग्नोर या अवॉइड नहीं कर सकते, तो दैट इज़ द मैंडेटरी डिपेंडेंसी। और इसको हम कह सकते हैं कि ये आपके प्रोजेक्ट के हार्ड लॉजिक्स हैं, जिनको आप किसी भी तरह से अवॉइड या इग्नोर या उनको ओवरकम नहीं कर सकते। अगली चीज़ है जनाब आपके पास डिस्क्रिशनरी डिपेंडेंसी। इसके भी नाम से ही पता चल रहा है, discretionary dependency defined by the project team, sometimes referred to as soft logic, and should be used with care because they may limit later scheduling options. अगर डिस्क्रिशनरी डिपेंडेंसी आपने उस तरह से अप्लाई ना की जिस तरह से इसको करना चाहिए था, तो होगा क्या, आपके पास बाद में शेड्यूलिंग के मसले आएंगे। मतलब पार्शियल है, मैंडेटरी नहीं है, सॉफ्ट लॉजिक है, हार्ड लॉजिक नहीं है। आपके पास मैंडेटरी डिपेंडेंसी वो थी जो आप इग्नोर नहीं कर सकते थे या अवॉइड नहीं कर सकते थे या उनका होना ज़रूरी था। डिस्क्रिशनरी डिपेंडेंसी जो है ये आप समहाउ द अदर अवॉइड कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहें तो अपनी डिस्क्रिशनरी डिपेंडेंसी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आप इसको बहुत बढ़ा देते हैं तो इट वुड कॉज द लेट scheduling of the whole project. एंड द लास्ट थिंग इज एक्सटर्नल डिपेंडेंसी। नाउ अगेन इसके ही नाम से जाहिर हो रहा है कि ये ऐसी तरह की डिपेंडेंसी है जो कि आपके प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ की वजह से नहीं आ रही, बल्कि आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से आ रही है। किसी भी तरह का प्रोजेक्ट हो सकता है, आपके गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, आपके किसी इदारे के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, और उन इदारों या उन गवर्नमेंट सेक्टर्स या उन लॉ इन्फोर्समेंट के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी अपनी कोई स्पेसिफिक ऐसी रूल्स या रेगुलेशंस आ सकते हैं, या ऐसे कोई नोटिफिकेशंस या ऐसे कुछ रूल्स पास आउट हो सकते हैं जिनकी वजह से आपके प्रोजेक्ट के ऊपर टाइम डिले आए, या आपके प्रोजेक्ट के ऊपर किसी भी दूसरी तरह का डिले या स्केड्यूल के ऊपर कोई फर्क आए। तो इस तरह की डिपेंडेंसी जो आपके टीम ने नहीं की हैं, आपके प्रोजेक्ट ने नहीं की हैं, लेकिन जिनके लिए या जिन स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो प्रोजेक्ट चल रहा था, उनकी वजह से अगर कोई डिपेंडेंसी आ रही है तो दैट वुड बी योर एक्सटर्नल डिपेंडेंसी। इन्वॉल्व रिलेशनशिप बिटवीन प्रोजेक्ट एंड नॉन प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। ये जाहिर सी बात है कि आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो किसी ना किसी इन्वायरमेंट का पार्ट है, और उस इन्वायरमेंट की वजह से कोई डिपेंडेंसी आ रही है, दैट वुड बी योर एक्सटर्नल डिपेंडेंसी। नेक्स्ट थिंग इज योर नेटवर्क डायग्राम्स। नेटवर्क डायग्राम्स क्यों बनाई जाती हैं? नेटवर्क डायग्राम्स बनाई जाती हैं आपकी एक्टिविटी के सीक्वेंस को शो करने के लिए। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नेटवर्क इज बेसिकली द कनेक्शन बिटवीन मोर देन वन और मोर देन वन मॉड्यूल और कंपोनेंट और सिस्टम और एनी टर्मिनल। सो यहाँ पर नेटवर्क डायग्राम जो है ये एज एन सिस्टम्स या टर्मिनल्स की तो बात नहीं हो रही, लेकिन एक्टिविटीज़ की बात हो रही है। सो नेटवर्क डायग्राम्स आर द प्रिफर्ड टेक्निक फॉर शोइंग एक्टिविटी सीक्वेंसिंग। एक्टिविटी की तरतीब को शो करने के लिए जो टेक्निक आप प्रेफर करते हैं या जिसका होना ज़रूरी है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क डायग्राम। अ नेटवर्क डायग्राम इज अ schematic display of the logical relationships among or sequencing of project activities. ये क्या है? आपके पास लॉजिकल रिलेशनशिप है आपके सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज का, जिसको हम नेटवर्क डायग्राम बोलते हैं। आगे आपको ये कहीं पर नजर आ भी जाएगी, जैसा कि यहाँ पर इन्होंने ये नेटवर्क डायग्राम की एग्जाम्पल दी हुई है। You can see that the activity one, when you are going to start activity one, and the number that has been mentioned here is the duration, the days, the months, or the year that has to be imposed on activity one, and then you are going to move to two. And same from with like activity one, you can move ahead to activity two, having set these much days or months. From 1 to 4, you can move with this much days or months. So this is basically the dependency, or you can say the sequencing of activities, and this sequence of activities can lead to the whole termination of the project, either successful or failure, but it can give you the total time duration of your project. Two main formats are the arrows and precedence diagramming methods. जैसा कि अभी आपको दिखाया, ये सिंपल एक्टिविटी ऑन एरो था, और एक्टिविटी ऑन एरो के ऊपर उन्होंने आपको बताया है assume all durations are in days, like ये जो नंबर्स दिए गए हैं assume कर लें कि ये मंथ्स नहीं है या आवर्स नहीं है या वीक्स नहीं है, बल्कि ये डेज है। तो अगर आप इनको इस तरह से ही assume कर लें, तो दैट मीन्स A1 means activity A has a duration of 1 day. That activity 1, activity A would be completed within 1 day.
Arrow diagramming method also stated as activity on arrow. Why is that so? Because you have an activity on arrow, that is on an arrow there is a label that is A, and this label has to be completed with one day. And the next one is B, and this B activity should have to be completed within 2 days. And activity C, this activity should have to be completed within 3 days. Activities are represented by arrows. Nodes are circles at the starting and ending points of activities can only show finish to start dependency. जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि आपका जो A है, मतलब एक्टिविटी है A, उसका नाम है, और ये उन्होंने किसके ऊपर शो की हुई है, एरो के ऊपर, और ये एरो का स्टार्टिंग क्या है, 1, एंड इट शुड बी एंडेड एट 2. सो दिस इज एक्टिविटी ऑन एरो. एरो जो है वो आपकी एक्टिविटी को शो कर रहा है, और ये जो सर्कल्स बने हुए हैं, ये सर्कल्स जो हैं ये आपकी एक्टिविटी के स्टार्ट और आपकी एक्टिविटी के एंड को शो कर रहा है. ओके, डन. Next thing is precedence diagramming method. Activities are represented by boxes. Arrows show relationship between activities. Activities वहाँ पे arrow on diagram के arrow activity on arrow के ऊपर जो आपकी activities थी वो with the help of arrows show हो रही थी. यहाँ पर जो आपकी activities हैं वो show होंगी with the help of boxes. Arrows show relationship between activities. As you can see here, यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आप गौर करें तो आपकी जो activities, sorry, जो आपकी एक्टिविटीज हैं लाइक एक्टिविटी ए, ये एक्टिविटी ए जो है ये इन्होंने इलेबोरेट किया विद द हेल्प ऑफ अ बॉक्स, एंड देन दिस एरो इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द अदर एक्टिविटी, दैट इज योर एक्टिविटी डी, एंड विद इन दिस बॉक्स you can see the start, the finish, and the other things also. Any other description or any other kind of extra thing, identifiers or durations you can see in the box. Arrows show relationship between activities, more popular than ADM method. What is ADM? Arrow diagramming method, that is activity on arrow. This one. Okay. So arrow diagramming method, ADM or activity on arrow is the same thing. And precedence diagramming method is another thing. So more popular than ADM method and used by project management softwares, but better at showing different types of dependencies. ADM से ज़्यादा PDM जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है या ज़्यादा बेहतर है टू यूज़.